जरा हम सम अप अगर करें चूँकि ओवरऑल इसको चौथे दौर के चुनाव की तस्वीर को देखते हुए और पीछे 3 दौर आपने देखा। अब आप कहाँ देखते हैं उस 272 के आंकड़े के नीचे 269 पिछली बार था, कहाँ देखते हैं ओवरऑल? और उससे नतीजा देखिए आपकी बातों से ये निकलता है हम बार-बार इस पर बात भी करते हैं, क्या ये लड़ाई मोदी को 272 के नीचे रोकने की ही है अभी तक या वैकल्पिक सरकार की है? अगर सीधा सवाल पूछूँ तो? तो जैसे मैंने आज के बारे में तो कहा, आज का दौर एक तरह से ड्रॉ है, माने कि एनडीए लगभग ड्रॉ है, बीजेपी को कुछ नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसके पार्टनर उसकी भरपाई कर देंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन कुल मिला के अब आप इस फेज़ को भूल जाइए। आज हमें कुल मिला के तस्वीर क्या दिख रही है? मेरी समझ है बिहार जाने के बाद, घूमने के बाद, हालाँकि बहुत साथी हैं जो डिसएग्री करते हैं, कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके चेताया भी कि ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो सच नहीं है। मैंने कहा भैया जो आँख से देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। हो सकता है गलत हो मगर जो आँख से देखता हूँ, जो पता लगता है वो बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपनी आशा और अपने आकलन को बिल्कुल अलग रखूँ। ये मैंने कई विजुअल सालों तक विजुअल कोशिश की है। थिंकिंग और असेसमेंट को। जी, हाँ। जी, बिल्कुल। इन दोनों चीज़ों को अलग रखना चाहिए क्योंकि राजनीति में जिस दिन आप इन दोनों चीज़ों का घाल-मेल कर देते हैं तब कुछ नहीं बचता। तो जो मैंने अनुमान लगाया वो ये कि इस वक़्त बीजेपी निश्चित ही 272 से नीचे है और आज की तारीख में तो मुझे 250 से नीचे दिखाई दे रहा है बीजेपी। ये तो बहुत खूब मेरे बोल ख्याल रहे से हैं। तो जी, 250 से नीचे आप चौथे दौर के बाद मतलब ओवरऑल असेस कर रहे हैं कि पूरा चुनाव में हाँ, जो दिशा दिख रही है उसमें 250 से नीचे दिख रही है। ये जी, कह मैं रहे हैं ये नहीं कह रहा कि चौथे दौर तक ये हो चुका है। मैं कह रहा हूँ कि ओवर चौथे दौर को देखते हुए और अगले 3 के बारे में अनुमान लगाते हुए वही हम जो ये देख दिशा रहे आपको हैं नतीजों की जो दिशा दिख रही है। जी, तो अगर कुल मिला के अनुमान लगाएँ, तो पहली बार अब मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई बीजेपी तो मेजॉरिटी से नीचे है। क्या एनडीए भी मेजॉरिटी के नीचे जा सकता है? ये संभव है। अगर बीजेपी चली जाती है समझिए 235 के करीब और उसके बीजेपी के पार्टनर कुल मिला के 30-35 सीट लाएँगे, तो पहली बार ये गुंजाइश है। आज मैंने वीडियो भी बनाया इस पे बताते हुए बिहार जाने के बाद, सब कुछ देखने के बाद। तो उसमें जो आंकड़ा मैंने इस्तेमाल किया है वो है 233 बीजेपी के लिए यानी कि सीधे 70 सीट का बीजेपी का नुकसान। बीजेपी के एलाइज़ को 15 सीट का नुकसान है। नुकसान तो 25 का है लेकिन टीडीपी आने के बाद आप इसको 15 समझ लीजिए। तो बीजेपी 233 एलाइज़ की समझ लीजिए 35 तो 268 अब 268 का मतलब दो एक एक ऐसा मेरे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि मैं बता सकूँ कि 68 है। 68 का 78 हो सकता है, 88 भी हो सकता है। इतना कोई प्रिसिशन हमारे हाथ में इस वक़्त नहीं है। लेकिन पहली बार अब इस चुनाव में अब तक हम कह रहे थे, आपको याद होगा हमसे हमारी कई बार बात हुई है और मेरा आंसर बदलता गया है। पहले मेरा उत्तर हुआ करता था, बीजेपी को 272 से नीचे उतारा जा सकता है। होगा नहीं इसके बारे में मेरे मन में भी संदेह था, आपके मन में भी शायद रहा होगा क्योंकि ऑपोज़िशन कुछ ऐसा करते दिखाई नहीं दे रहा था जिससे लगे कि उसके बाद मैंने कहना शुरू किया शायद बीजेपी 272 से नीचे जा रही है। अब हम कह सकते हैं कि बीजेपी तो निश्चित 272 के नीचे है। अब सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये कि क्या एनडीए भी 272 के नीचे जा सकता है? जा सकता है। चला गया है ये बात विश्वास से अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन आपने एक फिगर बोला शायद 235 कि बीजेपी 235 तक जा सकती है। जी, 233 मैंने बोला, मगर ये तो 35 सब बहुत ही ब्रॉड फिगर है, 33, हाँ, चलिए 43, 23 33-35 में 2 जी, का ही फासला है। तो 233 अगर बोल रहे हैं तब तो एक तरह से 70 सीटों का नुकसान बीजेपी को आप देख रहे हैं। 70 सीट बहुत ज़्यादा होता है, 303 पर बीजेपी है। जी। और फिर अगर इससे 233 है, तब तो 272 पाना, 272 को पार करना एनडीए के लिए भी मुश्किल होगा। आपके उस जी, आकलन में ही जवाब छिपा है फिर। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि ये संभव है इस वक़्त। जो आज का आकलन है उसके हिसाब से तो 268 का आंकड़ा आता है जो कि मेजॉरिटी से 5 सीट नीचे है। तो ज़ाहिर है और ये एक संभावना का आकलन है जो कि अब पहली बार इस चुनाव में ऐसा लग रहा है। मैं ज़रूर कह दूँ हेल्थ वार्निंग, स्टैट्यूटरी वार्निंग जितने लोग सर्वे वगैरह करते हैं सब फ़ोन-वोन करके मुझे बोल रहे हैं कि योगेन जी क्या बोल रहे हैं आप?
ये तो नहीं है, मेरे विचार से ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन भाई मैंने कहा जो देखता हूँ मैं वो बोल देता हूँ, गलती किसी से भी हो सकती है, मगर कोई जानबूझ के करना, मैं आपको इसका मोटा हिसाब भी बता दूं, बड़ा साधारण सा वो मैं हिसाब है। जानना देखिए, चाहता, नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि उसका हिसाब बताइए। 70 सीट अगर बीजेपी को नुकसान होते देख रहे हैं तो वो कहां से वो आपका आकलन कहां से वो नतीजे तक पहुंच रहा है? फटाफट गिन लीजिए। कम जी। से कम 10 सीट कर्नाटका में जाएंगी, कम से कम 20 सीट महाराष्ट्र में जाएंगी। मैं एनडीए की बात कर रहा हूं, फिर मैं बीजेपी को अलग कर दूंगा उसमें से। चलिए 20 ठीक है। सीट हाँ। महाराष्ट्र में, जिसमें से बीजेपी की कम जाएंगी और एलाइज की ज्यादा जाएंगी। कम से कम 10 सीट का नुकसान राजस्थान और गुजरात दोनों को मिला दें तो 10 सीट का नुकसान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनको मिला के 10 सीट का नुकसान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, इस पूरे को मिला के, और 15 सीट का नुकसान उत्तर प्रदेश और 15 सीट का नुकसान बिहार, और इसके अलावा 10 सीट का नुकसान बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और यूनियन टेरिटरीज, इनको मिला के। तो ये हो जाती है 100 का नुकसान। लेकिन फायदा, फायदा भी एनडीए को, जैसा मैंने कहा, 10 सीट का फायदा आंध्र प्रदेश में, और बाकी 5 सीट का फायदा तमिलनाडु, उड़ीसा और तेलंगाना में हो रहा है। तो कुल मिला के 85 सीट का नुकसान एनडीए को, जिसमें से 15 सीट का नुकसान एलाइज को है, और 70 सीट के करीब का नुकसान बीजेपी को है। बहुत ब्रॉड सा एस्टिमेट ऐसा है। ठीक है, अब इस पर काउंटर सवाल। आपने कहा यूपी में 15 सीटों का नुकसान और बिहार में 15 सीटों का नुकसान एनडीए को, जी एनडीए को बोल रहे हैं ना? जी जी, बिल्कुल एनडीए, हाँ। ठीक है, तो यूपी में अभी 62 प्लस 2 64 सीटें हैं एनडीए, 15 सीटों का नुकसान, मतलब 50 के आसपास आप एनडीए को देखते हैं यूपी में? जी, बहुत ब्रॉडली 50 के आसपास, और उसका ब्रॉडली आधार ये ब्रॉडली। है जी, आधार तो ये है उस कि हिसाब मैं से समझता हूँ इंडिया बीजेपी को, गठबंधन को 30 देखते हैं या उसमें कोई बीएसपी भी है? अब बीएसपी तो मुश्किल से एक आधी सीट ले पाएगी, बीएसपी है नहीं, बीएसपी को देखिए वोट आएगा अपना, 10% वोट तो रहेगा, बीएसपी एक आधी सीट मुश्किल से निकालने की स्थिति में है, बाकी तो गठबंधन को ही जाएगी। चलिए, तो एक हो गया यूपी को आकलन, चूंकि इस पर पहले भी आपने कहा ही है तो हम एक बार सिर्फ उसको रीइंफोर्स करके एस्टेब्लिश कर लेते हैं आपके जरिए, ताकि सनद रहे। बिहार को आप कह रहे हैं 15 सीटों का नुकसान, पिछली बार 39 सीटें बिहार में जीता था एनडीए, तो बीजेपी 17, जेडीयू 16, एनजेपी 6 सीटें थी। अब उन 15 सीटों का नुकसान, मतलब बिहार में भी आप 34-35 के आसपास देख रहे हैं एनडीए को? नहीं, माफ 24-25 करें, जी। 24-25, 24-25, जी जी 24-25, माफ करें। हाँ। जी हाँ, और वहां भी ज्यादा नुकसान एलाइज को है। देखिए एनडी सबसे बड़ा जेडीयू, नुकसान जेडीयू का है, जेडीयू को ज्यादा और दिख रहे हैं, 16 थोड़ा सीटों सा पर जेडीयू एलजेपी बढ़ का। रही है। हाँ। मगर जब 15 सीट का नुकसान होगा तो कम से कम 5-7 सीट का नुकसान तो बीजेपी को भी होगा। ज्यादा एलाइज को है, लेकिन बीजेपी को तो होगा ही नुकसान, जाहिर है। हम्म। ये बिहार की स्थिति है। अब एक समाप्त करते हैं योगेंद्र जी, कि अगर ये नुकसान देख रहे हैं एनडीए को, बीजेपी को हर राज्य में, और आपने राज्यवार आंकड़े भी बताए, तो ये नुकसान क्यों हो रहा है? क्या मोदी फैक्टर नहीं काम कर रहा है? क्या जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है? या कोई विपक्ष इस तरह से लड़ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है विपक्ष लड़ाई नहीं लड़ रहा है जैसे जनता लड़ रही है। तो इसका, इस नुकसान का फैक्टर आप क्या देखते हैं? कोई तो वजह होगी। देखिए, ये आपका मुहावरा तो बिल्कुल सही है भाई, मैंने तो बहुत लोगों से सुना कि ये चुनाव विपक्ष नहीं जनता लड़ रही यहाँ हर जगह, है। यहाँ भी मैं जहाँ कन्नौज में हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, हर आदमी यही बोल रहा है। देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। विपक्ष के क्या क्या पॉजिटिव प्रोमिसेस हैं, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो विपक्ष तो खड़ा है, और जहां जहां खड़ा है लोग जाके उसकी झोली में कुछ डाल रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं विपक्ष को नहीं देता। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कोई मोदी जी के खिलाफ हवा चल रही है, अगर वो चलती तब तो 1977 जैसी स्थिति हो जाती और इनको 100 सीट ना आती। देखिए, बीजेपी अगर आज भी 200 से ऊपर खड़ी है तो उसमें मोदी जी और पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा जो मिथक बनाया गया, उस सबका तो बहुत बड़ा हिस्सा है ही है। मुझे 2-3 चीज दिखाई देती है। एक तो ये है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी, सबसे ज्यादा अनपॉपुलैरिटी अगर है तो बीजेपी के एमपीज, बीजेपी के जनप्रतिनिधि घोर अनपॉपुलर, 2-2 बार राज कर चुके हैं, चारों तरफ एंटी इनकम्बेंसी लोकल लेवल पे उनके अगेंस्ट है, नंबर 1। नंबर 2,
ये जो उफान और उन्माद के समाप्त होने के बाद सामान्य मुद्दे आ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की अवस्था, भ्रष्टाचार, बहुत भ्रष्टाचार है बीजेपी के बारे में, खूब बातें होती हैं। ये तमाम स्थानीय मुद्दे अब उठ रहे हैं। जो सारे स्थानीय मुद्दे पे ढक्कन लग गया था 2014 और 19, वो ढक्कन खुल गया है। मोदी नामक ढक्कन खुल गया है। ऐसा नहीं कि कोई मोदी के रिजेक्ट किया गया है, बस वो ढक्कन खुल गया तो सामान्य मुद्दे आ रहे हैं। और तीसरी एक चीज मुझे लगती है, अब इसमें हो सकता है आशा का पुट हो, अगर वो तो आप उसको ठीक कर दीजिएगा, वो ये कि कहीं एक सामान्य वोटर के मन में है कि भाई ये सत्ता का अहंकार हो गया है। 2 बार तो हो गया, 3 बहुत ज्यादा है। और तानाशाही शब्द का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। आशा का पुट इसलिए है कि ये बात है जो मैं सुनना चाहता हूँ, शायद इसलिए भी मैं ज्यादा कान लगा के सुनता हूँ। लेकिन ये बात अब मैं साधारण लोगों के मुंह से सुन रहा हूं, उन लोगों के भी जो बीजेपी को वोट डालेंगे, कह रहे हैं वोट देंगे। लेकिन देखिए, विपक्ष होना चाहिए, देश में थोड़ा ज्यादा विपक्ष होना चाहिए। और ये जो आप पकड़ लिया, जो आपका विरोध करे उसको अंदर दे दिया, ये ठीक नहीं है। ये आरएसएस के लोग भी बोलते हैं। तो ये एक तीसरा बड़ा कारण है, अगर आप पूछें कि बड़े कारण क्या है। अभी भी ऐसा नहीं है कि लोगों को विकल्प में कोई आशा का पुंज दिखाई देता, वैसा नहीं है। अगर वैसा होता तो बीजेपी 100 से कम पे सिमट जाती, वो नहीं है। लेकिन जो आपने ठीक कहा कि विपक्ष से ज्यादा पब्लिक ये चुनाव लड़ रही है और कह रही है कि बस काफी हो गया, अब ठीक है, बहुत हो गया, बस। हाँ, क्योंकि गांव-गांव में जहां भी जा रहे हैं महंगाई का जिक्र है, लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी, इस दो का जिक्र करने वाले हर जगह लोग मिलते हैं, नाराजगी जताते हैं। जैसे कन्नौज में भी बहुत सारी महिलाएं, जो अलग अलग तबके की महिलाएं थी, निकल के नाराज हो रही थी। लेकिन एक इसका दूसरा जवाब भी है कि ऐसे लोग भी मेरे वीडियो में मिले, मैंने ट्विटर पर डाला है। आज तो मैं दर्शकों का शुक्रिया अदा करूंगा। लगभग 25 से 30 लाख, बल्कि 30 लाख क्रॉस हो जाएगा कुछ देर में, योगेश जी। लगभग 30 लाख लोगों ने हमारे कन्नौज के कवरेज को देखा है आज पूरे दिन में। हो सकता है रात तक, देर रात तक 40 लाख हो जाए, और ये आपसे बात कर रहे हैं, इसको भी लोग देखें। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत जगह ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग मिले जो ऐसे भी मिले, इसको भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है। वो कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन मोदी जी और योगी जी और राष्ट्र और विश्वगुरु और हिंदुत्व, तो उनके लिए बचाने की वजह और बचने की वजह, या कहें जो एक छतरी है, वो वही छतरी है जिसके नीचे वो ऊपर से महंगाई और बेरोजगारी की मार को कवच बनाकर वहां बच जाते हैं। और इसीलिए शायद आखिर में फिर हिंदुत्व और ये सब का तड़का लगाने लगते हैं, ताकि वो कोर इशू से लोगों का ध्यान भटके, और बहुत हद तक कामयाब होते हैं। अब कितने कामयाब हुए, इसका भी लिटमस टेस्ट इस चुनाव के नतीजे से होना है, योगेश जी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये छतरी है। एक साधारण बहुत लोग इसके बारे में पूछिए कि अच्छा मोदी जी ने क्या किया, सबसे पहले वो स्थानीय बात नहीं कहते। 370 बोलते दुनिया हैं, में कहते दुनिया देश को में रक्षा कर, डंका बज रहा। दुनिया में भारत का डंका बज गया। मैंने एक आधे से पूछ ही लिया कि अच्छा दुनिया में गए क्या आप? अरे साहब टीवी पे दिखा रहे हैं ना, क्या बात कर रहे हैं आप? तो दुनिया में डंका बज गया। दूसरा 370, अब पता नहीं 370 ने क्या किया वहां जम्मू के हिंदू के साथ, ये तो उनको पता नहीं है, लेकिन 370। और फिर उसके बाद मंदिर का भी जिक्र आता है। तो मतलब ये बातें लोग कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक छतरी है। और जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में 2 और बातें होती हैं। एक तो राशन की बात खैर देश भर में होती है। ये किसी को गुमान भी नहीं है कि राशन की जो स्कीम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये कांग्रेस ने पास किया था, कांग्रेस ने लागू किया था, किसी को ध्यान में नहीं है। सबको लगता है कि ये मोदी जी का अद्भुत आइडिया है जो उन्होंने पूरे देश को दिया है। वो उनके लिए पॉजिटिव है। और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल बिल्कुल उनके लिए पॉजिटिव है। तो ये बिल्कुल है। छतरी है। आज कन्नौज में लेकिन मेरे वीडियो में कम से कम 20 महिलाओं ने इसका जिक्र किया है, लॉ एंड ऑर्डर। एक ही बात कही, लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, हमें चिंता नहीं है, ये बहुत सारी महिलाओं ने कहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए काम किया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो छतरी है। लेकिन अब वो छतरी ऐसी नहीं बची जिसमें कोई छेद ना हो। अब उस छतरी में छेद होने शुरू हो गए हैं और महंगाई टपक जाती है उस छतरी के अंदर से, बेरोजगारी टपक जाती है, आवारा पशु का सवाल टपक जाता है। एमपी ने क्या किया, क्या नहीं किया, चेहरा नहीं दिखाया, शक्ल नहीं दिखाई, ये सवाल अब अप्रासंगिक नहीं बचे। और इसलिए देखिए, सब कुछ कहने के बाद भी हम ये कह रहे हैं कि इस पूरे इलाके में बीजेपी आगे है। गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक का जो इलाका है,
बीजेपी आगे है आज भी, लेकिन झाड़ू लगाने वाली जो स्थिति थी वो स्थिति नहीं बची है, और आगे है उन्हीं सब कारणों की वजह से जो आज आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन वो एक तरफा चुनाव नहीं बचा, अब लड़ाई है, स्थानीय स्तर पे लड़ाई हो रही है, कुछ में बीजेपी जीत रही है तो फिर हार भी रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सिलसिला हमने चौथे दौर की वोटिंग के दिन भी जारी रखा, कोशिश करेंगे पांचवें दौर की वोटिंग में भी बात हो। और दर्शकों को बता दूं, पांचवें दौर में जो यूपी की अहम सीटें हैं उसमें से रायबरेली और अमेठी भी है, तो कल से मैं रायबरेली अमेठी में भी रहूंगा और पांचवें दौर की वोटिंग भी उन इलाकों में भी देखूंगा और भी कुछ जगह जाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, और तमाम दर्शकों को बहुत शुक्रिया और नमस्कार, शुभ रात्रि।